इस वीडियो में मैं आपको 8 फरवरी से 15 फरवरी 2021 के बीच के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर एमसीक्यूज बताऊंगा। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने वीडियोज में पिक्चर्स और मैप्स का इस्तेमाल करता हूं ताकि आप इन करंट इवेंट्स को बड़े आसानी से काफी लंबे समय तक याद रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, भारत के इतिहास में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में राज्यपाल ने अपने औपचारिक अभिभाषण से पूर्व संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों को पढ़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान। और राजस्थान के ये राज्यपाल हैं श्री कलराज मिश्र। अब देखिए, राजस्थान की बात हो रही है तो आप जानते हैं राजस्थान की राजधानी है जयपुर। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इसके अलावा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलावा देखिए एक और चीज, जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं कि राजस्थान की पूरी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, किस भारतीय राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नागालैंड। अब देखिए 1 दिसंबर 1963 को असम से काटकर नागालैंड राज्य की स्थापना की गई थी और इस तरह नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। नागालैंड अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार के साथ साझा करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। आइए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहां आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बेंगलुरु। राष्ट्रीय बागवानी मेला का वर्चुअली उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी द्वारा किया गया है। अब देखिए यहाँ से एक और चीज याद रखिएगा, इसी वर्ष पहली बार राष्ट्रीय बागवानी मेला हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया, यानी प्रतिभागियों को ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी इस कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी गई। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन कर्नाटक का 31वां जिला बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विजयनगर। और आप जानते हैं मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। और इसी विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक हुए कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय सिर्फ विजयनगर साम्राज्य ही नहीं बल्कि भारत के सर्वकालिक महान शासकों में से एक थे। इसके अलावा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा। आइए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, निम्न में से किस राज्य ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्मारक बनाने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ओडिशा। वास्तव में कोविड-19 वॉरियर्स यानी कि योद्धाओं के बलिदान और सेवाओं को सम्मानित करने के लिए इस स्मारक की स्थापना भुवनेश्वर के बिजू पटनायक पार्क में किया जाएगा। इसके अलावा आप जानते हैं ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इसके अलावा अगर हम देखें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में काफी सारे मंदिर होने के कारण इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। ओडिशा में ही महानदी पर बना हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। और यहाँ से एक और चीज जो आपको याद रखना चाहिए, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील यानी कि चिल्का झील ओडिशा में ही है। आइए अब देखते हैं छठा प्रश्न, हाल ही में संसद द्वारा पारित प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस विधेयक का लक्ष्य भारत के 15 प्रमुख बंदरगाहों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्रदान करना है। नहीं, ये कथन गलत है।
प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 का लक्ष्य भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्रदान करना है। अब देखते हैं दूसरा कथन। प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के लिए बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी बनाने का प्रावधान शामिल है। तो हाँ, ये कथन सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल कथन 2 सही है। आइए अब देखते हैं 7वां प्रश्न। आदि महोत्सव 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उपराष्ट्रपति। अब देखिए, वास्तव में आदि महोत्सव एक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है जिसका आयोजन 1 से 15 फरवरी 2021 के बीच किया गया। आदि महोत्सव 2021 का उद्घाटन उपराष्ट्रपति यानी कि एम वेंकैया नायडू ने किया। आइए अब देखते हैं 8वां प्रश्न। हाल ही में देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया है। देश के इस पहले सीएनजी ट्रैक्टर का निर्माण रावमट टेक्नो सॉल्यूशंस और टामासेटो अचिले इंडिया द्वारा किया गया। अब देखिए, अगर डीजल ट्रैक्टर की जगह सीएनजी ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके 2 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, डीजल पर खर्च होने वाला ढेर सारा पैसा बचेगा क्योंकि सीएनजी डीजल से सस्ता है। और दूसरा, सीएनजी ट्रैक्टर के इस्तेमाल से पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं के बराबर पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं सीएनजी एक गंधहीन, स्वादहीन, गैर विषाक्त और स्वच्छ ईंधन है। क्योंकि सीएनजी का जो घटक है उसमें 96% मीथेन होता है और बाकी के 4% में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन इत्यादि होता है। आइए अब देखते हैं 9वां प्रश्न। भारत का प्रथम पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कोचीन में। और देश के इस प्रथम पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का नाम है सागरिका। इसे कोचीन बंदरगाह पर स्थापित किया जा रहा है और आप जानते हैं कोचीन बंदरगाह केरल में स्थित है। आइए अब देखते हैं 10वां प्रश्न। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह कानून के पुनर्परीक्षण याचिका को अस्वीकार दिया है। राजद्रोह को भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि धारा 124 में। आइए अब देखते हैं 11वां प्रश्न। भीमबेटका की गुफाओं में डिकिंसोनिया की खोज की गई। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, डिकिंसोनिया को पृथ्वी का सर्वाधिक प्राचीनतम जीव माना जाता है। तो हाँ, ये कथन सही है। फिर हमारा दूसरा कथन है, डिकिंसोनिया के जीवाश्म भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूक्रेन और चीन में भी पाए गए हैं। तो हाँ, ये कथन भी सही है। फिर हमारा तीसरा कथन है, भीमबेटका की गुफा महाराष्ट्र में अवस्थित है जो प्राचीनतम गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, ये कथन गलत है। भीमबेटका की गुफा प्राचीनतम गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध तो है, लेकिन यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल कथन 1 और 2 सही है। अब देखिए, यह पहली बार है जब भारत में डिकिंसोनिया के जीवाश्म की खोज की गई है। और जहां तक बात है भीमबेटका के गुफा के बारे में, तो यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। आइए अब देखते हैं 12वां प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानसून मिशन के तहत अत्याधुनिक मौसम और जलवायु पूर्वानुमान मॉडल का परिचालन आरंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आइए अब देखते हैं 13वां प्रश्न। बीते दिनों किसान आंदोलन के दौरान एक किसान की मृत्यु पर उसके शव को तिरंगे में लपेट दिया गया था। इससे राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम का उल्लंघन हुआ। यह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1971 में।
अब देखिए, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान और भारतीय मानचित्र के अपमान के लिए दंड निर्धारित करता है। अब देखिए, जहां तक राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की बात है तो इसमें राजकीय अंत्येष्टि या सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों के सदस्यों की अंत्येष्टि के सिवाय किसी भी प्रकार के वस्त्र के रूप में राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। और यह राजकीय अंत्येष्टि तब संपन्न की जाती है जब वर्तमान राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके व्यक्तियों का निधन हो जाता है। इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु में भी राज्य के द्वारा राजकीय अंत्येष्टि का दर्जा दिया जा सकता है। आइए अब देखते हैं 14वां प्रश्न, उद्यानोत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रामनाथ कोविंद। वार्षिक उत्सव के तहत राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित मुगल गार्डन को 13 फरवरी से 21 मार्च 2021 तक आम जनता के लिए खोला गया। आइए अब देखते हैं 15वां प्रश्न, हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 20वां संस्करण। अब देखिए, 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। यह विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 20वां संस्करण था, जो टेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस वर्ष इस शिखर सम्मेलन की थीम थी रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल, यानी सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण तथा हमारा साझा भविष्य। आइए अब देखते हैं 16वां प्रश्न, इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चौथा। अब देखिए, इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी की गई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत वर्तमान में विश्व का चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। यानी भारत से पहले 3 बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देश हैं, जैसे कि पहला चाइना, दूसरा अमेरिका और तीसरा यूरोपीय संघ। अब देखिए, इस चीज को नोट कीजिएगा, इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2030 तक यूरोपीय संघ को पछाड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। आइए अब देखते हैं 17वां प्रश्न, लालंदर यानी कि सतूत बांध के निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अफगानिस्तान। अब देखिए, वास्तव में लालंदर यानी कि जो सतूत बांध है, यह मैदान नदी जो काबुल की एक सहायक नदी है उस पर बनाया जा रहा है। सतूत बांध के निर्माण से अफगानिस्तान को 2 फायदे हैं। पहला फायदा है, इस बांध के निर्माण से काबुल शहर को सुरक्षित पेयजल की आवश्यकता पूर्ति होगी और दूसरा फायदा है कि आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई के लिए जल मिलेगा। आइए अब देखते हैं 18वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने पुनः संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अमेरिका। अब देखिए, अमेरिका पेरिस समझौते और विश्व स्वास्थ्य संगठन में पुनः शामिल होने के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने का निर्णय किया है। वर्ष 2018 में अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में UNHRC की सदस्यता त्याग दिया था। अब देखिए, UNHRC के बारे में आपको 3 चीजें और भी यहाँ से याद रखना चाहिए। पहला कि इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों का 3 वर्षों के लिए चयन किया जाता है और तीसरा, भारत भी 1 जनवरी 2019 से UNHRC का सदस्य अगले 3 वर्षों के लिए नियुक्त हुआ है।
आइए अब देखते हैं 19वां प्रश्न। हाल ही में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। नहीं, ये कथन गलत है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश है, यानी कि दाल भारत दूसरे देशों से भी खरीदता है। फिर हमारा दूसरा कथन है, दलहन जिसे फलियां, लेग्यूम्स भी कहा जाता है, प्रोटीन का बेहतर स्रोत है। तो हाँ, ये कथन सही है। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल कथन 2 सही है। दाल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम और फाइबर होता है। इसके अलावा अल्प मात्रा में दाल में वसा, सोडियम और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी होता है। अब देखिए यहाँ से एक और चीज जो आप जरूर याद रखिए, दलहन फसल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाती है। आइए अब देखते हैं 20वां प्रश्न। विश्व बैंक के हालिया रिपोर्ट के अनुसार कुल सड़क दुर्घटनाओं में 11% वैश्विक मृत्यु दर के साथ कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत। आइए अब देखते हैं 21वां प्रश्न। नवंबर 2021 में आयोजित होने वाली 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आलोक शर्मा। और इस 26वें संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। आइए अब देखते हैं 22वां प्रश्न। भारत बांग्लादेश सीमा निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत बांग्लादेश सीमा पर नदियों और दुर्गम भूभाग के कारण 600 किलोमीटर क्षेत्र की बाड़बंदी संभव नहीं है। नहीं, ये कथन गलत है। भारत बांग्लादेश सीमा पर नदियों और दुर्गम भूभाग के कारण 60 किलोमीटर क्षेत्र की बाड़बंदी संभव नहीं है। फिर हमारा दूसरा कथन है, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी तो भूटान के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा साझा करता है। नहीं, ये कथन भी गलत है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा तो साझा करता है, लेकिन सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि न तो कथन 1 सही है और न ही 2 सही है। अब देखते हैं 23वां प्रश्न। हाल ही में भारत अमेरिका के बीच आयोजित युद्धाभ्यास क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त सैन्य अभ्यास। अब देखिए, भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का यह 16वां संस्करण है और इस युद्धाभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया। अब देखते हैं 24वां प्रश्न। फरवरी 2021 में इटली के राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करते हुए किसने नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मारियो द्राघी। आइए अब देखते हैं 25वां प्रश्न। दुनिया का सबसे बड़ा पवन तंत्र ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दक्षिणी कोरिया में। अब देखिए, आप यहाँ पर डेनमार्क से कंफ्यूज मत होइएगा। डेनमार्क में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल एनर्जी आइसलैंड बनेगा। अगर आपको याद हो तो ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आइए अब देखते हैं 26वां प्रश्न। 11 फरवरी को प्रतिष्ठित हकीम अजमल खां के जयंती को विश्व यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने किस वर्ष कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1921 में। क्योंकि हकीम अजमल खान एक प्रतिष्ठित भारतीय यूनानी चिकित्सक के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और यूनानी चिकित्सा में वैज्ञानिक अनुसंधान के संस्थापक भी थे और इन्होंने वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। अब देखते हैं 27वां प्रश्न। हाल ही में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। बताइए, रेडियो के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जी मार्कोनी।
आइए अब देखते हैं 28वां प्रश्न। वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रिजर्व बैंक। अब देखिए, रिजर्व बैंक हर साल एक स्पेशल थीम के साथ वित्तीय शिक्षा का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन पूरे देश में करता है। इस वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह का थीम था क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। आइए अब देखते हैं 29वां प्रश्न। हाल ही में प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद ने सक्षम डाइस पोर्टल का शुभारंभ किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जॉब। अब देखिए, सक्षम पोर्टल अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में रह रहे श्रमिकों को उनके कौशल के हिसाब से उद्योगों में संभावित रोजगारों के अवसर की जानकारी देगा। साथ ही साथ सक्षम जॉब पोर्टल पर श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण का विश्लेषण करने की सुविधा भी दी गई है। आइए अब देखते हैं 30वां प्रश्न। डिजी लॉकर किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब देखिए, जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है, इसने सभी बीमा कंपनियों को डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी डिजिटल बीमा पॉलिसी को जारी करने का परामर्श दिया है। और आप जानते हैं, डिजी लॉकर के माध्यम से नागरिक अपने डिजिटल दस्तावेजों को कभी भी कहीं भी विधिक रूप से सत्यापित दस्तावेज की भांति उपयोग कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं 31वां प्रश्न। हाल ही में किस देश के खगोलविदों ने छोटे ब्लैक होल्स के समूहों की खोज की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अमेरिका। चूंकि नासा के हबल टेलीस्कोप ने एक विशाल ब्लैक होल के स्थान पर ग्लोबुलर क्लस्टर में छोटे ब्लैक होल्स के समूह की खोज की है। आइए अब देखते हैं 32वां प्रश्न। मंगल ग्रह पर फरवरी 2021 में अंतरिक्ष यान प्रेक्षित करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। अब देखिए, अरब देश का मतलब होता है वैसे देश जहां पर अरबी भाषा बोली जाती है, और इस तरह कुल 22 अरब देश हैं। और इन 22 अरब देशों में से संयुक्त अरब अमीरात पहला अरब देश बन गया है जिसने अपने अंतरिक्ष यान होप या अमल को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करा दिया। संयुक्त अरब अमीरात का होप मिशन मंगल की कक्षा में पहुंचकर वहां से डेटा को भी सेंड करना शुरू कर दिया है। और अगर वैश्विक तौर पर बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान प्रेक्षित करने वाला 5वां देश बन गया है। यानी इसके पहले अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोप और भारत ऐसा कर चुका है। एक और चीज जिस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, भारत के बाद संयुक्त अरब अमीरात दूसरा ऐसा देश है जिसने अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया। आइए अब देखते हैं 33वां प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्वदेशी रूप से विकसित युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A किसको प्रदान किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि भारतीय सेना को, और इसको निर्मित किया है DRDO ने। आइए अब देखते हैं 34वां प्रश्न। हाल ही में किस देश ने अपने स्थापना के 100वें वर्ष एक 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन ने हाल ही में अपने देश के लिए एक 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया है। और इस नए अंतरिक्ष कार्यक्रम के अनुसार तुर्की ने वर्ष 2023 तक चांद पर मिशन भेजने की योजना बनाई है। और संयोग से इसी वर्ष तुर्की की स्थापना के 100 साल भी पूरे हुए हैं। आइए अब देखते हैं 35वां प्रश्न। भारत को स्वदेशी नेविगेशन सर्विस उपलब्ध कराने के लिए किसने मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इसरो। इस समझौते के हिसाब से इसरो सैटेलाइट इमेज और ऑब्जर्वेशन डेटा उपलब्ध कराएगा और मैप माई इंडिया अपना डिजिटल मैप उपलब्ध कराएगा।
यानी कि अब भारतीय यूजर्स को नेविगेशन सर्विस के लिए विदेशी एप्लीकेशंस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं 36वां प्रश्न। गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि जाट रेजिमेंट। अब देखिए तीनों सेवाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की ट्रॉफी जाट रेजिमेंट को मिला है, जबकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सहायक सेवाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का ट्रॉफी दिल्ली पुलिस को मिला है। आइए अब देखते हैं 37वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किन किन को सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? पहला डॉक्टर शोभना कपूर, दूसरा डॉक्टर अंतरा बनर्जी, तीसरा डॉक्टर सोनू गांधी और चौथा डॉक्टर रितु गुप्ता। कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सभी को मिला है। सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान का समर्थन करने के लिए दिया जाता है। आइए अब देखते हैं 38वां प्रश्न। हाल ही में VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 की विजेता किसे घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि मानसा वाराणसी। मानसा वाराणसी तेलंगाना की रहने वाली है और ये पेशे से एक इंजीनियर हैं। अब देखते हैं 39वां प्रश्न। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि रॉबर्ट इरविन। रॉबर्ट इरविन को यह पुरस्कार इनकी इमेज बुश फायर के लिए दी गई है। वास्तव में यह वर्ष 2020 में आई विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई बुशफायर की तस्वीर है, जिसे इन्होंने अपनी ड्रोन की मदद से कैप्चर किया था। आइए अब देखते हैं 40वां प्रश्न। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में ड्रामा श्रेणी के अंतर्गत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नोमाडलैंड। देखते हैं 41वां प्रश्न। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि नोवाक जोकोविच। सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने रूस के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव को हराकर यह टाइटल अपने नाम किया। अब देखते हैं 42वां प्रश्न। जनवरी महीने के लिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ऋषभ पंत को। आइए अब देखते हैं 43वां प्रश्न। चर्चित कू क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सूक्ष्म ब्लॉगिंग ऐप। अब देखिए कू ऐप ट्विटर की तरह ही एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है और इसके संस्थापक हैं मयंक विदावत एवं अपरमे राधा कृष्ण। यानी कू एप्लीकेशन पूर्ण रूप से स्वदेशी है एवं ट्विटर का भारतीय विकल्प है। आइए अब देखते हैं 44वां प्रश्न। फरवरी 2021 में लगभग 100 से भी अधिक वर्षों के बाद विश्व की सर्वाधिक सुंदर बत्तख मंदारिन बत्तख को भारत के किस राज्य में देखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि असम में। मंदारिन बत्तख को असम राज्य के तिनसुकिया जनपद में मांगुड़ी मोतापुंग बिल में देखा गया है। आइए अब देखते हैं 45वां प्रश्न। हाल ही में तिब्बती लोगों के द्वारा किस राज्य में लोसर त्योहार आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए तिब्बती लोगों के द्वारा लोसर त्योहार हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया और वास्तव में लोसर त्योहार तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा लोसर का संबंध मूल रूप से पूर्व बौद्ध धर्म से है, जब तिब्बत के लोग बौद्ध धर्म का पालन करते थे। आइए अब देखते हैं 46वां प्रश्न। 8 फरवरी 2021 को डॉक्टर जाकिर हुसैन की जयंती मनाई गई। वे किस क्रम के राष्ट्रपति थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि तीसरे क्रम के राष्ट्रपति थे। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। आइए अब देखते हैं 47वां प्रश्न।
हाल ही में विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के किस संस्करण की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि दूसरे संस्करण की। अब देखिए, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य है छात्राओं को स्टेम विषय यानी एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग और एम फॉर मैथमेटिक्स सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। अब तक विज्ञान ज्योति कार्यक्रम 50 जवाहर नवोदय विद्यालयों में संचालित हो रहा था और इसे अब वर्ष 2021-22 के लिए अन्य 50 जवाहर नवोदय विद्यालयों में विस्तारित किया जाएगा। अब देखते हैं 48वां प्रश्न। आयुष संवाद अभियान किसके द्वारा आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि एम्स दिल्ली। आयुष संवाद अभियान मुख्यतः आयुर्वेद और कोविड-19 महामारी पर संचालित सबसे बड़े जन जागरूकता अभियान कार्यक्रमों में से एक है। अब देखते हैं 49वां प्रश्न। हाल ही में किस दल के नेता को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कांग्रेस। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर चुना गया है, यानी इन्होंने गुलाम नबी आजाद का स्थान लिया है। आइए अब देखते हैं 50वां प्रश्न। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नागोजी ओकोंजा-इवेला। आइए अब देखते हैं 51वां प्रश्न। चर्चित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि दलाई लामा। अब देखिए, तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा द्वारा लिखी पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट में 130 उद्धरण शामिल है, जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। अब देखते हैं 52वां प्रश्न। 12 फरवरी 2021 को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई। उन्होंने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि आर्य समाज की। अब देखते हैं 53वां प्रश्न। हाल ही में अभिनेता राजीव कपूर का निधन हो गया। बतौर अभिनेता उनकी पहली फिल्म कौन थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि एक जान है हम। ये राज कपूर के सबसे छोटे बेटे और अभिनेता रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के छोटे भाई थे। अब देखते हैं 54वां प्रश्न। डाकुओं पर आधारित अनोखा संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जगह बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि भिंड में। अब देखिए, मध्य प्रदेश के भिंड में बन रहे इस डाकुओं के अनोखे संग्रहालय में कई अनोखी वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें फूलन देवी और निर्भय गुज्जर आदि से संबंधित कुछ वस्तुएं भी शामिल हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस संग्रहालय का उद्देश्य डाकुओं का सम्मान करना या उसकी प्रशंसा करना नहीं है, बल्कि डाकुओं पर आधारित अनोखा संग्रहालय बनाने का उद्देश्य है डाकुओं के अपराध को प्रमुखता से आम जनता के सामने प्रदर्शित करना और डाकुओं के अपराध को रोकने के लिए पुलिस द्वारा किए गए बलिदानों को दिखाना। अब देखते हैं 55वां प्रश्न। फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका द्वारा किसे गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि एस्ट्रो मोहन। अब देखिए, एस्ट्रो मोहन की फोटो द हॉल्ट के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। वास्तव में यह फोटो कर्नाटक के उडुपी जिले के मालपे फिशिंग बंदरगाह की है, जिसमें सैकड़ों मछली पकड़ने वाली नौकाओं को दिखाया गया है। अब देखते हैं 56वां प्रश्न। चर्चित पुस्तक मेथड इन मैडनेस किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अय्यर परमेश्वरन। अब देखिए, अय्यर परमेश्वरन भारत सरकार के पूर्व सचिव थे, जो स्वच्छ भारत मिशन के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं। अगर हम इस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक में इन्होंने सरकार के 2 अलग अलग कार्यकालों में अपने द्वारा चुने गए अनोखे रास्तों के बारे में बताया है। साथ ही साथ इन्होंने इस पुस्तक में आईएएस की परीक्षा पास करने से लेकर विश्व बैंक के टेक्नोक्रेट बनने तक के सफर को भी दिखाया है और अपने पेशेवर टेनिस खेलने वाले बच्चे को कोच करने से लेकर अंत में भारत लौटकर स्वच्छ भारत मिशन को इम्प्लीमेंट करने के अनुभवों को बड़े ही प्रेरणात्मक शैली में लिखा है।
अब देखते हैं 57वां प्रश्न। चर्चित पुस्तक यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पवन सिंह। वास्तव में यह पुस्तक यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की जीवनी है, जिसमें यस बैंक पर आए हुए संकट के कारणों के बारे में बताया गया है। आइए अब देखते हैं 58वां प्रश्न। भारत के सबसे बड़े भित्ति चित्र का टाइटल क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि VR। यह भित्ति चित्र चेन्नई के इंदिरा नगर रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है, जिसका टाइटल है VR। इस चित्र में 5 लोगों को दिखाया गया है, जिनमें से 3 लोग HIV से ग्रसित हैं। यानी भित्ति चित्र का मकसद है एड्स से ग्रसित लोगों को सशक्त बनाना। अब देखते हैं 59वां प्रश्न। 11 फरवरी 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती किस दिवस के रूप में मनाई गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि समर्पण दिवस। अब देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक चिंतक, पत्रकार, राजनीतिक, लेखक, शिक्षाविद, वक्ता और अर्थशास्त्री थे और ये वर्ष 1951 से 1967 तक भारतीय जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी भी रहे थे। आइए अब देखते हैं इस वीडियो का आखिरी और 60वां प्रश्न। बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए जम्मू कश्मीर ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नन। क्योंकि जम्मू कश्मीर ने बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए यूके स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। तो ये रहे 8 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2021 तक के करंट अफेयर्स पर आधारित सभी महत्वपूर्ण MCQs। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन पिक्चर्स और मैप्स की मदद से आप इन करंट अफेयर्स को काफ़ी लंबे समय तक आसानी से याद रख पाएंगे। आइए अब देखते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में भीमबेटका गुफा में डिकिंसोनिया के जीवाश्म की खोज की गई। भीमबेटका किस राज्य में है? आपके पास विकल्प हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर के साथ हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा एक और चीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।